Hello friends, today we will discuss multiple choice questions of chapter number 3, that is work, power and energy. These questions are very helpful for HSBT examination. So let us start with our first question. Our first question is, there are two bodies X and Y with equal kinetic energy but different masses m and 4m respectively. The ratio of their linear momentum is, option A is 1 is to 2, option B is 4 is to 1, option C is 1 is to under root 2 and option D is 1 is to 4. इस क्वेश्चन में हमें दो बॉडीज दी गई हैं X एंड Y. X एंड Y दो बॉडीज हैं विद इक्वल कैनेटिक एनर्जी. इन दोनों की कैनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है. हम इनको E मान लेते हैं. बट डिफरेंट मासेस m एंड 4 है. इनके मासेस दिए गए हैं m एंड 4. इसमें पूछा गया है जो रेशो है लीनियर मोमेंटम की वो क्या हो. अभी हम देख लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम और कैनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन. हम जानते हैं कैनेटिक एनर्जी को हम सिंपली ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी. अभी अगर इसको हम लीनियर मोमेंटम के साथ कंबाइन करना लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको m से डिवाइड कर देते हैं और m से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. हमारे पास बन जाएगा 1/2. अब देखिए हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू पी. तो ये जो टर्म यहाँ पे दी गई है ये हमारे पास बन जाएगी p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m. अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जो बॉडी x है उसकी एनर्जी E है और जो बॉडी y है उसकी भी एनर्जी कितनी है, E है. मासेस दोनों के डिफरेंट दिए गए हैं तो उनकी रेशियोज पूछी गई हैं. तो उनका लीनियर मोमेंटम पहली बॉडी का हम मान लेते हैं Px और दूसरे का मान लेते हैं P. तो हमारे पास क्या होगा, 2me इज टू 2m, सॉरी जो मास है वो कितना दिया गया है हमें, मास हमें दिया गया है 4m और जो एनर्जी है वो दोनों की सेम है. अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. बस क्या आ जाएगा, 2me इज टू ये हो जाएगा हमारे पास 8m. अब जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे हम यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2me. जब 8 को हम अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2/√2me. ये दोनों टर्म्स यहाँ से क्या हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 1. दैट इज जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम की हमने अभी इनकी रेशियो निकाली थी, मतलब px इज टू py कितना आ गया हमारे पास 1:2. तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है, करेक्ट. दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. ए, कैनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव. कैनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है. बी, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव. पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है. सी, कैनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव. जो कैनेटिक एनर्जी है वो हमारी कभी भी क्या है, नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज हमारे पास जो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है
वो कहता है 1/2 m v²। काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज ओनली ड्यू टू मोशन। और जो मोशन है वो हमेशा क्या होगा, या तो जीरो हो सकता है, अगर मोशन क्या है जीरो है तो बॉडी क्या है रेस्ट में, और अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो बॉडी क्या होती है मोशन में। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है मतलब मोशन की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए जो इसके लिए जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, how should the force applied on a body be varied with velocity to keep the power of the force constant? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स क्या है किस तरह से अप्लाई की जाए कि जो वेलोसिटी है वो क्या रहे कांस्टेंट, सॉरी टू कीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ शुड द force applied on a body be varied with the velocity to keep the power of the force constant। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो फोर्स है वो किस तरह से अप्लाई हो कि जो पावर है वो क्या रहे कांस्टेंट रहे। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए फोर्स शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ऑप्शन बी फोर्स शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ऑप्शन सी फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ऑप्शन डी फोर्स शुड बी वेरी सॉरी फोर्स शुड नॉट वेरी, इट शुड रिमेन कांस्टेंट विद वेलोसिटी। आइए हम इसको सॉल्व करें। हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला है। अभी अगर हमें यहाँ से रिलेशन पूछा गया है फोर्स पावर के बीच में पूछा गया है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं टाइम से। दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास क्या आता है पावर, क्या बन जाता है पावर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से जब हम डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया फोर्स टू वेलोसिटी। अभी हम पी को प्रेशर को मैं पी ले लेता हूँ, फोर्स को एफ और वेलोसिटी को पी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू एफ। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पावर है वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। पावर क्या होगी कांस्टेंट। तो पावर कांस्टेंट है तो फोर्स और वेलोसिटी का क्या रिलेशन बन गया, दीज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमारी जो ऑप्शन बी है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। फोर्स शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू velocity of the body to keep the power constant. Option B is the correct one. Now next question, which of the following force is non conservative? इन सभी में से कौन सी फोर्स क्या है नॉन कंजर्वेटिव। ऑप्शन ए restoring force of the spring। ऑप्शन बी force between two stationary masses। ऑप्शन सी force between two stationary charges। ऑप्शन डी ह्यूमन पुश और पुल। जो हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या है ऑप्शन डी द पुश और पुल बाय ह्यूमन इज अ नॉन कंजर्वेटिव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, you are in a lift moving from थर्ड फ्लोर टू 12th फ्लोर। ये आपका मान लीजिए क्या है थर्ड फ्लोर है, ये आपका क्या
12th। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है? If the elevator move at a constant speed without stopping, what is the work performed on you by the elevator? Take your mass, sorry, take your body mass as m। बॉडी का मास कितना है? तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए एम जी एच, ऑप्शन बी एम जी, ऑप्शन सी माइनस एम जी एच, ऑप्शन डी इज माइनस एम जी। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एम जी, सिंस वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इट विल बी नेगेटिव, विल बी। अगर सेम क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता कि आप 12th फ्लोर से 3rd फ्लोर की तरफ प्रोसीड कर रहे हो, मान लीजिए आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो उसमें आपका वर्क डन कितना होता है? एम जी एच। पर अभी आपसे क्या पूछा गया है कि आप 3rd फ्लोर से 12th फ्लोर की तरफ जा रहे हो, तो यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो इट्स आंसर विल बी माइनस एम जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the unit of work is joule, the other physical quantity that has same unit is। जो हमारा वर्क होता है उसके यूनिट होते हैं जूल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट क्या होंगे? जूल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ए पावर, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी एनर्जी, एंड ऑप्शन डी इज फोर्स। जो एनर्जी है इट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। तो इन दोनों के जो यूनिट हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है? जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनर्जी इज द अनदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रिंग will have maximum potential energy when option A is it is pulled out, option B it is compressed, option C both A and B, मतलब चाहे वो pulled हो या compressed हो, ऑप्शन डी neither A nor B, ना तो मतलब pulled वाली कंडीशन में और ना ही compressed कंडीशन में। मान लीजिए हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ये हमारे पास कोई स्प्रिंग, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन। जब भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में हम इस स्प्रिंग को क्या करते हैं? पुल करते हैं। जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम पुल की, सॉरी, जो हम स्प्रिंग की क्या कर रहे हैं? स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वो भी इसकी क्या है? हम रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब भी इसकी एनर्जी क्या होगी? जब इसको हमने मैक्सिमम लेंथ तक क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया, पुल कर दिया, तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तब भी क्या करेगा? ये रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। और मान लीजिए जब हम इस स्प्रिंग को क्या कर देते हैं? कंप्रेस करते हैं, तब भी क्या है कि अपनी रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट ही क्या करेगा? काम करेगा। तो उन दोनों केसेस में ही इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? ठीक है, दैट इज मतलब व्हेन स्प्रिंग इज पुल्ड एंड व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, इन बोथ केसेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of an object is due to its mass, its acceleration due to gravity, its height above the earth surface, and option D is all above। हम सभी जानते हैं
जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, उसकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी है, h है, और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, जी। ठीक है, तो अब देखिए, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल होता है एम जी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, और हाइट के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, if the velocity of the body is doubled, its kinetic energy get doubled, become half, option C does not change, and option D is become 4 times। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी किनेटिक एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसकी किनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए E1 इज द फर्स्ट कंडीशन, सॉरी, फर्स्ट kinetic energy when it has mass m1, velocity v1, तो इट्स फॉर्मूला इज m1 v1। अभी हमें इस क्वेश्चन में मास के बारे में नहीं बोला गया, तो मास दोनों बॉडीज का हम क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड हमारे पास जो एनर्जी होगी जब उसकी वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, now next question, if the velocity of the body is doubled, its kinetic energy, option A is get doubled, option B become half, option C does not change, and option D become 4 times। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी किनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर हम वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, उसका मास कितना है, m है, और फर्स्ट कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। ठीक है, इस कंडीशन तो उसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी, E1 इज इक्वल टू 1/2 m v1 के। अभी सेकंड कंडीशन में व्हेन वेलोसिटी इज डबल, तो E2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 m, वेलोसिटी को हमने क्या करना है, डबल करना है, 2v1 स्केयर, मतलब ओरिजिनल का क्या कर दिया हमने, स्केयर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4, जो ओरिजिनल फार्मूला है उसकी फॉर्म बनाने के लिए हम इसको कट नहीं करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 4 इंटू E1 इज इक्वल टू 4। तब जब हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, 4 टाइम्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क एट ए रेट ऑफ 20 वाट। इस क्वेश्चन में हमें वर्क दिया गया है, वर्क कितना दिया गया है, 520, और पावर कितनी दी गई है, 20। अब वर्क एंड पावर का जो रिलेशन होता है
पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। हमें टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय आवर। So it will be 520 divided by 20, it will be 26, that is 26 seconds. 6 seconds. So option D is correct. Option D is correct. Now next question. A student carries a bag weighing 50 kilograms from the ground floor to his class on the first floor, that is 2 meter height. The work done by the boy is, कोई बॉय है, जो बैग का वेट है वो कितना है, 5 किलोग्राम। हमें मास कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम दिया गया। हाइट कितनी दी गई है, 2 मीटर दी गई। तो हम जी की वैल्यू जो कंसीडर करते हैं वो कितने देते हैं, 10। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा, फाइव टू टू टू, दैट इज 100। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इज करेक्ट, दैट इज 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The work done is 0 if option A is the body shows displacement in opposite direction of the applied force. Option B, the body shows displacement in same direction as that of the force applied. Option C, the body shows a displacement in perpendicular direction to the force applied. And option D is the body mass obliquely to the direction of the force applied. तो जो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो कहता है डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेस। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लिखते हैं इसको, W इज इक्वल टू एफ डॉट, और इसको ओपन हम करके लिख सकते हैं एफ एस कॉज ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, व्हेन बॉडी शो डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। हम मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो हमारे पास एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे एफ एस कॉज ऑफ 180, कॉज 180 कितना होता है, माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एफ एस। सेकेंड केस देख लेते हैं। when the body show displacement in the direction as that of the applied force, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन, ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट। थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री। तो दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो उस केस में वर्क डन कितना आएगा हमारा, एफ एस कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज 0 1, हमारे पास आएगा वर्क एफ इंटू, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक नहीं है। नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ से थर्ड केस इज this weight
डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्ले, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ 90 डिग्री, cos 90 is equal to 0, W is equal to 0. So when displacement is in perpendicular direction to the force applied, then work done will be equal to 0. So option C is correct option for this question. Our next question: when a body falls freely toward the earth, then its total energy, option A is decreases, option B increases, option C first increases and then decreases, and option D remains constant. तो इसके लिए जो ऑप्शन डी है वो क्या है करेक्ट आंसर है, बिकॉज जब भी क्या है बॉडी क्या करेगी, मान लीजिए यहाँ पे रेस्ट में है और यहाँ से फ्री फॉल में कंडीशन में क्या करती है, फ्री फॉल करती है, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट, बिकॉज किसी कंडीशन पे जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है ड्यूरिंग इट्स जर्नी दे आर चेंजिंग। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में क्या हो रही है कन्वर्ट हो रही है, बट जो टोटल एनर्जी क्या होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: a car is accelerated on a level road and attain a velocity 4 times of initial velocity. In this process, kinetic energy of car, option A is become twice that of initial velocity, option B become 4 times to that of initial velocity, option C remains the same, and option D become 16 times to that of initial. अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में हमें जो वेलोसिटी थी वो डबल किया करके बताई गई थी, तो हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो गई थी 4 टाइम्स हो गई थी। अब ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है सेम है, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है 4 टाइम्स कर दी गई है। तो हम इसको देख लेते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट हो। इवन मास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम मास को हम क्या लेंगे सेम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम V1, E2 कितना है हमारे पास 1/2 m, वेलोसिटी कितनी कर दी गई है 4 टाइम्स कर 4 V1, तो E2 कितना आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 1/2 m V1, दिस इज इक्वल टू E1, तो E2 इज इक्वल टू 16 E1, दैट इज वेलोसिटी को जब हमने 4 टाइम्स किया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाता है 16 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: the momentum of a bullet of mass 20 gram fired from a gun is 10 kilogram meter per second. The kinetic energy of this bullet in kilojoule will be, options are 25, option B is 2.5, option C 0.25 and option D is 5. इस क्वेश्चन में हमें एक बुलेट दिया गया है जिसका मास कितना है 20 ग्राम, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 20 ग्राम, मोमेंटम दिया गया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमसे यहाँ पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है बुलेट की इन किलो। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो मास है बुलेट का वो ग्राम में दिया गया है और जो मोमेंटम है वो किस में दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में।
तो ये हमारा कौन सा यूनिट है, पीजीएस सिस्टम है, ये क्या है, एमकेएस सिस्टम। तो हम इन दोनों को एक ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो 20 ग्राम मास दिया गया है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो इट विल बी 0.02 किलो। अब ये दोनों क्या है, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट। अब प्रोसीड करते हैं। जो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 m v²। हमें यहाँ पे मोमेंटम दिया गया है और कैनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो कैनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच में हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, दैट इज इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m² v² it will be kinetic energy will be equal to 1/2 p², तो ये हमारे पास क्या आ गया रिलेशन और कैनेटिक एनर्जी। तो हमें कैनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मोमेंटम और मास हमें क्या है गिवन। तो कैनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 एज इट इज। मोमेंटम कितना दिया गया हमें 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ मास कितना है हमारे पास 0.02। इन टर्म्स को जब हम कैंसिल करते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास आ जाता है 2500। आप इसको कट करके देख लीजिएगा, हमारे पास कितना आएगा 2500 जूल। उसने हमसे आंसर जूल में नहीं किलो जूल में पूछा, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 2500 तो बस 2.6 किलो जूल। तो B is the correct option for this question. Next question: which one of the following is not the unit of energy? Option A is kilowatt, option B kilowatt hour, option C joule and option D is Newton meter. यहाँ से हम देखें अगर जो हमारे पास किलोवाट आवर है, ये भी यूनिट किसका होता है, एनर्जी का होता है। जो हमारे पास घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो बेसिकली किलोवाट आवर के हिसाब से बनता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जूल भी यूनिट किसका है, एनर्जी का है, और न्यूटन मीटर भी यूनिट किसका है, एनर्जी का। यहाँ पे जो एनर्जी का यूनिट नहीं है वो क्या है, किलोवाट। ये यूनिट हमारे पास किसका होता है, पावर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो किलोवाट है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन: ए मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम जंप टू a height of 1 meter, his potential energy at the highest point is। कोई पर्सन है जिसका मास कितना दिया गया है, 50 किलोग्राम दिया गया है, हाइट दी गई है 1 मीटर दी गई है, और उसकी हमसे क्या पूछी गई है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी, मास कितना है 50, हाइट कितनी है 1, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी गई है 10। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 500 जूल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो थैंक्स फ्रेंड्स,